तो भैया दिलों की धड़कन थाम के बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं ये चैप्टर कवर करने वाला हूं। जब मैं चैप्टर 1 के वन शॉट के नीचे गया तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी, सर चैप्टर नंबर 2 कब आएगा, चैप्टर नंबर 2 कब आएगा। तो मैनेजर को जो डिसीजन लेने हैं, उस डिसीजन लेने में अगर प्रिंसिपल्स यूज किए जा रहे हैं तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। कई बार एक टीचर वाइवा में एक ही सवाल पूछता है कि 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल साहब ने दिए हैं उसके मुझे नाम सुना दो बस। तो 3 सिचुएशंस गाइस मैंने आपके सामने रख दी। अगर अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा, अगर अथॉरिटी कम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा, और अगर अथॉरिटी इज इक्वल्स टू है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा। यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित है गाइस। सो नमस्कार, मेरा नाम अनुराग द्विवेदी है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं सेकंड चैप्टर, क्लास 12 सेकंड चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही शानदार तरीके से अपन ये पूरा चैप्टर 1 गो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ओके, तो भैया दिलों की धड़कन थाम के बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं ये चैप्टर कवर करने वाला हूं, ठीक है? ओके, और कॉपी पेन भैया दोबारा बोल रहा हूं जरूर लेके बैठने का। चलिए जी, तो शुरू करते हैं सर बिना किसी देरी के। मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े जब मैं चैप्टर 1 के वन शॉट के नीचे गया तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी, सर चैप्टर नंबर 2 कब आएगा, चैप्टर नंबर 2 कब आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भैया बच्चों के क्यों ना इस डिमांड को पूरा किया जाए। तो सेकंड चैप्टर का जो है बाल को वन शॉट लेके आ चुके हैं। चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर क्या क्या कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर में, एक बात ध्यान से देखिएगा। सर मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये पूरा कवर कराएंगे। सर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल साहब ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स, वो पूरा कवर करेंगे। सर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 4 प्रिंसिपल्स जो एफडब्ल्यू टेलर साहब ने दिए हैं वो कवर करेंगे। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 7 टेक्निक्स दी हैं एफडब्ल्यू टेलर ने, वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद सर फीचर्स है और इंपॉर्टेंस है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कवर किया जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये भी कवर किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए सर शुरू करते हैं एक करके। यस सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं सर, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है एक बार इसके ऊपर ध्यान देते हैं सर, ठीक है? ओके, तो याद होगा बालको चैप्टर नंबर 1 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने मैनेजमेंट की स्पेलिंग को तोड़ा था। सर मैनेज प्लस मैन प्लस टी, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, और टी का मतलब क्या लिख सकते हैं गाइस हम लोग यहां पर? टी का मतलब लिख सकते हैं थिंग्स। तो मेरे भाई लोगों को और चीजों को मैनेज करने के लिए जब आपके पास कुछ गाइडलाइंस हो, गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश हो कि यार कैसे मैनेज करना है, कोई सिचुएशन में एक मैनेजर फंसेगा तो वो कैसे उससे डील करेगा, ठीक है? तो उन सभी गाइडलाइंस अगर आपको मिल जाती हैं, उन सभी गाइडलाइंस को जो लोगों को चीजों को मैनेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है जी? अगर काम को डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने से काम जल्दी हो रहा है, ठीक है? ओके, अगर लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो उन्हें सजेशन देने का मौका मिलना चाहिए, फेयर सैलरी देनी चाहिए, है ना? ऐसी कुछ गाइडलाइंस लोगों को चीजों को मैनेज करते टाइम दी जाती हैं तो उसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं भैया, ठीक है? ओके, चलिए डेफिनेशन लिख दूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस। भाई मेन वर्ड यही है, ध्यान रखना, ठीक है सर? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो गाइडलाइंस हैं जो क्या करती हैं सर? लोगों को चीजों को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। लोगों को चीजों को मैनेज करते टाइम जो डिसीजंस लेने होते हैं उन डिसीजंस में हेल्प करती है, ठीक है? सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, ठीक है जी? तो मैनेजर को जो डिसीजन लेने हैं उस डिसीजन लेने में अगर प्रिंसिपल्स यूज किए जा रहे हैं तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं, ठीक है? तो नाम से तो ये मतलब लग निकल रहा है भैया, एक बार देखते हैं। यस सर, सेम टू सेम डेफिनेशन लिखी हुई है,
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, मैनेजिंग मैन एंड थिंग्स। डन, सिंपल, क्लियर, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय, प्रोपाउंडेड बाय। सर आखिर ये प्रिंसिपल्स दिए किसने हैं? ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे ये प्रिंसिपल्स हमें किसने दिए? तो सर दीज प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय फर्स्ट हेनरी फ्योल साहब, सेकंड एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब। ठीक है जी, ओके। तो सर हेनरी फ्योल जी ने दिए प्रिंसिपल्स और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जी ने दिए। ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जी ने दिए। ठीक है जी, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो हेनरी फ्योल साहब ने दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने दिए हैं, इसके अलावा 7 टेक्निक्स भी इन्होंने दी हैं। पढ़ेंगे आगे। मतलब मेनली ये ध्यान रखो कि सर ये प्रिंसिपल्स हमें किसने दिए? तो 2 पार्टीज ने दिए। द फर्स्ट वन इज हेनरी फ्योल, सेकंड वन इज एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनको पूरा नाम क्या है जी? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, चलो। अब सर जो हेनरी फ्योल साहब हैं, हेनरी फ्योल साहब को भैया फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ही इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। क्यों कहते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट? फादर ऑफ मैनेजमेंट की उपाधि इन्हें क्यों मिली, ये जो है हम डिस्कस कर लेंगे, आगे आएगा। अभी तो जब आगे आएगा तो मैं आपको बताएगा, क्या बताएगा कि इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं। लेकिन फिलहाल अब ये जानो कि सर इनको सिर्फ फादर ऑफ मैनेजमेंट नहीं कहते, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो 3 नाम ध्यान रखने हैं, सिंपली फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से ये बड़े पॉपुलर है। चलिए सर एक बार हेनरी फ्योल साहब के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। कई बार इनके ऊपर एमसीक्यूज देखने को मिला है, वाइवा में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो हमने पहली चीज क्या देखी सर? ही इज अ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्यों भैया? क्योंकि इन्होंने 4 फंक्शंस दिए मैनेजमेंट के। सर 4 फंक्शंस मतलब देखो यार, टोटल 5 फंक्शंस होते हैं पोस्ट डीसी। ये हमने पढ़ लिया चैप्टर 1 में, मैंने आपको बताया भी था कि मैनेजमेंट के मेरे भाई टोटल 5 फंक्शंस हैं पोस्ट डीसी। ठीक है जी, ओके। इसमें से 4 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शन इकलौते इसी इंसान ने दिए हैं, हेनरी फ्योल साहब ने दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी दिए हैं। तो 4 फंक्शंस एंड 14 प्रिंसिपल, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जब मैनेजमेंट में इन्होंने किया तो इनको क्या बोला गया सर? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट, या फिर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की उपाधि इनको मिली। ठीक है जी, डन है जी, आगे बढ़े जी। चलिए सर बर्थ प्लेस, जन्म कहां पर हुआ इनका? तो सर इनका जन्म हुआ फ्रांस में। ही वाज बोर्न इन फ्रांस। ठीक है, ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर बाय प्रोफेशन देखा जाए इनका तो ये एक माइनिंग इंजीनियर थे, कोयले की खदान में ये एक इंजीनियर थे। लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ टाइम की बात करें तो 1841 में इनका जन्म हुआ और 1925 में इनकी डेथ हो गई। 1841 में जन्म हुआ, 1925 में इनकी डेथ हो गई। तो ये है भैया इनका पूरा ब्यौरा, इनका इंट्रोडक्शन हेनरी फ्योल साहब के बारे में डिटेल में हमने बात करी है। ठीक है, ओके। अच्छा गाइस, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क में। ठीक है, हेनरी फ्योल साहब ने गाइस एक बुक लिखी। उस बुक का जो है एक फ्रेंच नेम है ना, उस बुक का मुझे फ्रेंच नेम और इंग्लिश नेम, बुक तो एक ही लिखी है लेकिन दोनों का अलग अलग नाम है। मतलब फ्रेंच में उसको किसी और नाम से जानते हैं, सिमिलर सा ही है। ठीक है, लेकिन मुझे आप ना नाम बताएंगे उस बुक का।
ठीक है, ये होमवर्क है, मुझे कमेंट में ये मैंने होमवर्क दिया आप सबको। हेनरी फ्योल साहब ने एक बुक लिखी, उस बुक के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो चाहे वो फंक्शंस हो। ठीक है, उस बुक का फ्रेंच नेम क्या है, उस बुक का इंग्लिश नेम क्या है, मुझे ये दोनों आपको देना है लिख के। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं सर, हेनरी फ्योल साहब ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए, पहली बात ये सुनो कि सर हेनरी फ्योल साहब द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को जनरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं, क्योंकि याद करिए इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोल रहे थे। तो जब इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोल रहे हैं तो इनके प्रिंसिपल्स को भी हम क्या बोलेंगे सर, फादर प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब की प्रिंसिपल्स को क्या बोलेंगे सर? एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, तो उनके प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे, इनके प्रिंसिपल्स को जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए सर। तो टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं, और मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि कई बार बच्चों ने हमसे डिमांड भी करी है सर कि निमोनिक्स दिया करो सर, एक्रोनिम्स दिया करो। ठीक है, ओके, तो भैया मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद रखने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको ये 14 प्रिंसिपल्स टिप्स पे याद हो जाएंगे, टिप्स पे। ठीक है, टिप्स पे याद करने के लिए कोई ट्रिक दे रहा हूं सर। ट्रिक क्या है? दादू इज सो सिक्योर। क्या है जी ट्रिक? दादू इज सो सिक्योर। ठीक है जी, तो दादू इज सो सिक्योर, ये जो है बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके जैसे क्या होता है ना, कई बार एक टीचर वाइवा में एक ही सवाल पूछता है कि 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल साहब ने दिए हैं उसके मुझे नाम सुना दो बस। और सबसे बड़ी गड़बड़ पता क्या होती है, हमें 14 के नाम ही याद नहीं हो पाते हैं, है ना। हमें याद अलग अलग सेपरेटली तो होते हैं, लेकिन एक बार में 14 प्रिंसिपल सुनाने हमें नहीं आते हैं। तो इसीलिए भैया मैंने एक ट्रिक निकाली आप लोगों के लिए, दादू इज सो सिक्योर। ठीक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको 14 प्रिंसिपल्स टिप्स पे याद हो जाएंगे। ओके, चलो सर, तो शुरू करें। कौन कौन से हैं सर? डिवीजन ऑफ वर्क, हाँ जी सर, डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में इसको। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन एक प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल है, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक ये प्रिंसिपल है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक ये प्रिंसिपल है, स्केलर चेन एक ये प्रिंसिपल है, ऑर्डर एक ये प्रिंसिपल है, इक्विटी ये वाला भी प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल है, इनिशिएटिव है, एस्पिरिट डिकॉप्स है। तो टोटल मेरे भाई ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, और ये 14 प्रिंसिपल्स ही हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, हमें ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं तसल्ली से डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, तो शुरू करें पहले प्रिंसिपल्स के साथ, बताइए प्लीज। यस गाइस, तो डिवीजन ऑफ वर्क। सर डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है, सुनना पड़े ध्यान से पहले। सर डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल कहता है कि जो टोटल वर्क है ना, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो जो टोटल वर्क है उस टोटल वर्क को किसी एक बंदे को मत दो। जैसे कि बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। भाई बैंक अगर आप जाते हैं तो एक बंदा जो है कस्टमर हेल्प डेस्क पे बैठा हुआ है, एक बंदा जो है मेरे भाई क्या कर रहा है सर, एक बंदा जो है मेन ऑफिस में बैठा हुआ है। कैश विड्रॉल का काउंटर अलग होता है, कैश डिपॉजिट का काउंटर अलग होता है। ऐसा क्यों है सर? वाई दिस इज सो? बिकॉज हमने काम को डिवाइड कर रखा है। अब मान लो कि पूरे बैंक में अगर सिर्फ एक ही बंदा होता, ठीक है जी, पूरे बैंक में अगर सिर्फ एक ही बंदा होता तो क्या यही कैश विड्रॉल कर रहा होता, यही कैश डिपॉजिट कर रहा होता, यही कस्टमर की हेल्प कर रहा होता, यही मेन ऑफिस संभाल रहा होता, तो क्या वो सारे काम अच्छे से कर पाता? नहीं सर, एक बंदा हर काम में स्पेशलिस्ट नहीं होता। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें जो है, जो टोटल वर्क है उसको उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
ओके, और एक बंदे को एक ही काम देना है, एक ही पार्ट देना है, ठीक है, एक बंदे को एक ही पार्ट देना है। ओके, चलिए तो मैं लिख के दिखाता हूं गाइस, थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल के अनुसार जो हमारा टोटल वर्क है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमारा टोटल वर्क है उसको हमें क्या करना है सर, उसको जो हमें है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में, है ना, डिवाइड करना है सर। ठीक है जी, हमने क्या किया, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में मेरे भाई काम को डिवाइड कर दिया। अच्छा, इस स्मॉल पार्ट्स को भी टास्क या फिर जॉब कहते हैं, ये पता होना चाहिए सर। होल वर्क का, टोटल वर्क के छोटे छोटे पार्ट्स का भी नाम है, ठीक है। ओके, तो जैसे जैसे कि भैया इधर देखो, ये रहा हेल्प डेस्क वाला जो काम है, ये भी एक टास्क और जॉब है। मेन ऑफिस का भी एक टास्क और जॉब है, ठीक है जी। कैश डिपॉजिट इज ऑल्सो अ टास्क और जॉब, कैश विड्रॉल इज ऑल्सो अ टास्क ऑफ जॉब, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टास्क और जॉब, एंड ईच इंडिविजुअल, एक लाइन लिख रहा हूं गाइस आप लोगों के लिए, क्या है वो लाइन, ईच इंडिविजुअल should be assigned a part of total work, not the whole work। तो सर हर एक इंडिविजुअल को सर टोटल वर्क का एक पार्ट ही देना है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, एक एक पार्ट दो, एक एक बंदे को, एक एक पार्ट दो एक एक बंदे को, ना कि पूरा का पूरा काम दो, ठीक है। अब पढ़ के देखिए सर, यहां पर लिखा भी हुआ है, साफ साफ पढ़े सर। डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट द होल वर्क should be divided into small parts and each individual should be assigned a part of total work, not the whole work। सेम टू सेम लाइन है मेरे भैया, जो मैंने बोली वही सेम लाइन लिखी हुई है। यहां पर बाल को एग्जाम्पल भी हमारा वाला ही लिखा हुआ है जो हमने अभी देखा, ठीक है, सेम टू सेम बाल को एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ओके, डन, क्लियर। चलिए जी, अब अगर सर हम काम को डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी। अब जो इंसान डिपॉजिट कर रहा है पैसे, वो गिन के रखने में माहिर है, जो विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल वाला काम कर रहा है, वो गिन के देने में माहिर है, ठीक है जी। तो जब एक बंदा एक ही काम को बार बार करेगा, एक ही काम बार बार रिपीट करेगा, तो रिपीटिशन की वजह से एक तो स्पेशलाइजेशन आती है, दूसरा बेटर प्रोडक्टिविटी दिखती है सर। तो स्पेशलाइजेशन और बेटर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पे आइए सर, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो भैया स्पेशलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी, एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी, और रिसोर्सेज वेस्ट ज्यादा होंगे। अगर एक ही इंसान से सारे काम करवाओगे, वही कैश डिपॉजिट कर रहा है, वही विड्रॉल कर रहा है, वही पासबुक एंट्री कर रहा है, वही कस्टमर हेल्प डेस्क पे बैठा हुआ है, वही मेन ऑफिस जो है उसको मैनेज कर रहा है, तो भैया कर तो लेगा, एक ही बंदा सारे काम कर लेगा, लेकिन भागता रहेगा, एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी, वेस्टेज टाइम की, एफर्ट्स की ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, तो इसीलिए भैया हमें काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज गाइस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, सुनिएगा। पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। देखो यार, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। कई बार बोलते नहीं है कि तेरे पास क्या अथॉरिटी है मुझे डांटने की, है ना। तो अथॉरिटी का मतलब होता है मेरे भाई पावर, कि आपके पास क्या पावर है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब ऑब्लिगेशन।
ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होना चाहिए सर, इसको अगर प्रिंसिपल को जानना है तो सबसे पहले तो ये जानो कि सर अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, मतलब जिम्मेदारी, मतलब बोझ। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो आपके सर पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, आपके सर पर एक बोझ क्रिएट होगा। ठीक है जी, आपके सर पे सर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, आपके सर पे सर जी एक बोझ क्रिएट हो जाएगा, है ना, है ना। अब सर ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये जानने से पहले मैं आप लोगों के सामने तीन सिचुएशंस रख रहा हूं, इन तीनों सिचुएशन को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। आ जाओ सर। सिचुएशन नंबर 1, अगर अथॉरिटी जो है, मतलब जो पावर है, इज ग्रेटर देन, भाई जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिजल्ट क्या आएगा। सेकेंड, इफ अथॉरिटी इज लेस देन, अब इधर इधर मुंह खुला हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, अथॉरिटी छोटी है, लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिजल्ट क्या होगा। एंड इफ अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिजल्ट क्या होगा। तो तीन सिचुएशंस गाइस मैंने आपके सामने रख दी। अगर अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा, अगर अथॉरिटी कम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा, और अगर अथॉरिटी इज इक्वल्स टू है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा, बताएंगे प्लीज गाइस। यस, इफ अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो पावर ज्यादा हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई। जब पावर ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे सर, पावर का मिसयूज करेंगे। अब मान लो आज आपके घर पे कोई नहीं है तो आप क्या करोगे, आप सारे दोस्तों को बुला लोगे, पार्टी करोगे, डिच्चिक 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 डिच्चिक, है ना। ओके, तो सर क्या है जी, आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तो हम क्या करते हैं सर, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है जी। ओके, अगला, इफ अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सर कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और पावर कम है। जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी और पावर कम होगी, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे क्योंकि पावर ही नहीं है। जब पावर ही नहीं होगी तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, और जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो हमें ओवरबर्डन सा फील होगा। क्या फील होगा गाइस, ओवरबर्डन्ड, ओवरबर्डन्ड, है ना। ठीक है जी। ओके, चलो जी, अगला है स्पेलिंग बर्डन्ड, यस। ठीक है जी, भी आ जाओ सर। अगला, अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी मेरे भाई, अगर अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या होगा, मतलब सर अगर पावर बराबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो सर ना ही मिसयूज होगा, ना ही ओवरबर्डन फील होगा। ठीक है जी, यही ये प्रिंसिपल कहता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार देयर शुड बी बैलेंस और पैरिटी, इक्वालिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। ठीक है जी, इससे रिजल्ट क्या होगा सर, इसका रिजल्ट होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पावर ऑफ पावर एंड रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। हमें पावर का एंड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है। ठीक है जी, पावर का एंड रिसोर्सेज का क्या करना है सर, पावर और रिसोर्सेज का सर जी बेस्ट यूज करना है। ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो जी, पढ़ के देखिए थोड़ा सा। आ जाओ सर। अथॉरिटी का मतलब क्या बताया सर मैंने, अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको बताया पावर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया सर ऑब्लिगेशन होता है, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ओके, तो देखिए भैया, पढ़ के देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस। सर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए किस किस के बीच में, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। ठीक है,
सर अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, क्या रिजल्ट आएगा इसका, जल्दी बताओ। हाँ जी, अगर हम ऐसा करते हैं तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑलरेडी लिख रखा है। सर नो मिसयूज, भाई मिसयूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी, ओवरबर्डन फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, तो आपको मिसयूज ऑफ पावर देखने को मिलेगा और ओवरबर्डन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। सर डिसिप्लिन क्या होता है? सर जो हमने कभी फॉलो ही नहीं किया। क्या पूछते हो सर आप भी हैं? तो मेरे भाई डिसिप्लिन वो होता है जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, कमिटमेंट्स हो, और आपको वो रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, कमिटमेंट्स ऑबे करने हो, फॉलो करने हो, दैट इज नोन एज अ डिसिप्लिन। पढ़ के देखिए सर, देखो यहां पर भी ये बॉस जो है अपने एम्प्लॉइज को रूल्स, रेगुलेशंस, है ना, ऑर्डर एंड कमिटमेंट्स। अभी एग्जांपल दूंगा बड़ा शानदार सा, ठीक है, और वो सिर्फ एग्जांपल नहीं होगा, वो एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी होगा। तो सर रूल्स, रेगुलेशंस, कमिटमेंट्स, ऑर्डर, इन सबको ऑबे, फॉलो करने के है ना जी भैया, मेथड को क्या बोलते हैं सर? डिसिप्लिन बोलते हैं। सो डिसिप्लिन इज अ सिचुएशन, डिसिप्लिन इज अ मैनर, ठीक है जी, इन विच द मेंबर्स, द एम्प्लॉइज, द मैनेजर्स हैव टू ओबे द रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर एंड कमिटमेंट्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल देके समझाता हूं। एक कंपनी थी भैया, है ना, एबीसी लिमिटेड, 20 साल से अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, बट इस साल की स्टार्टिंग से ही कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक नया मैनेजर हायर किया। उस नए मैनेजर ने पहले ही दिन वर्कर्स के साथ मीटिंग करी, वर्कर्स को अप्रिशिएट किया कि यार वर्कर्स देखो, कोई भी कंपनी जो है वो ग्रो और सर्वाइव सिर्फ आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से करती है। कोई भी कंपनी जो है सक्सेसफुल सिर्फ एम्प्लॉयज के एफर्ट से ही बनती है। तो भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपको जो है इन सब के ऊपर काम करना है, कंपनी को लॉस से बाहर निकालना है। आप ही हमें लॉस से बाहर निकाल सकते हो। और मैं प्रॉमिस करता हूं, एज अ मैनेजर मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन आप लोगों ने कंपनी को लॉस से बाहर निकाल दिया, हम आपको डबल सैलरी देंगे। वर्कर्स मोटिवेटेड फील करने लगे, वर्कर्स ने ओवर टाइम किया, हार्ड वर्क किया, और 3 महीने के अंदर ही कंपनी को लॉस से बाहर निकाल दिया। वर्कर्स खुश हो गए कि अब मालिक के पास जाएंगे, मैनेजर के पास जाएंगे और मैनेजर को बोलेंगे कि भैया हमने जो कर दिखाया, लाओ डबल सैलरी लाओ। तो मैनेजर ने बोला आप कौन, कहां मिलाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास हमारा नंबर आया कैसे? ठीक है जी, तो मतलब उसने प्रॉमिस तोड़ दिया। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड है? कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का यहां पर वायलेटेड है? 90% बच्चे लिखते हैं रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कि सर सैलरी नहीं दी, डबल सैलरी देने की बात हुई थी, फेयर सैलरी नहीं दे रहा है। आंसर रेम्युनरेशन, गलत, नंबर कट जाएंगे भैया। आंसर डिसिप्लिन आएगा। सर सैलरी नहीं दे रहे हैं, डबल सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो आंसर डिसिप्लिन कैसे आएगा? भैया देखो सैलरी तो दे रहा है, जितनी सैलरी जो डिजर्विंग थी वो तो मिल ही रही है, लेकिन जो डबल सैलरी का प्रॉमिस था, जो डबल सैलरी का कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट तोड़ दिया, और कमिटमेंट तोड़ने को डिसिप्लिन तोड़ना बोलते हैं। इसीलिए आंसर रेम्युनरेशन नहीं आएगा, आंसर आएगा सर डिसिप्लिन। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है जी। आंसर क्या आएगा सर? आंसर आएगा आपका डिसिप्लिन। डन है जी, चलो सर आगे बढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं सर। डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस, ऑबे करना किसको? रूल्स को, रेगुलेशंस को एंड कमिटमेंट्स को, ऑर्डर्स को।
ताकि कंपनी जो है सिस्टमैटिक वर्किंग कर सके, कंपनी के अंदर सारे काम सिस्टमैटिक मैनर में स्मूथली अच्छे से हो सके। सर अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, अगर हम कंपनी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो कंपनी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने से एफिशिएंसी बढ़ती है। सर प्रॉपरली काम होता है, प्रॉपर तरीके से हर एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर वर्किंग देखने को मिलती है। सर अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योस क्योस मतलब हॉच पॉच, मतलब मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ, और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। डिसिप्लिन से जो है ना मेंटेन करने से प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पे आते हैं सर, यूनिटी ऑफ कमांड। सर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है? एनीवन कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? सुनिएगा प्लीज, बड़े ध्यान से समझा रहा हूं, ठीक है? सिंपल, पहले देसी भाषा में समझाता हूं। एक होता है भैया सबऑर्डिनेट, और एक होता है मेरे भाइयों सुपीरियर। हमारी पोस्ट से नीचे वाले हमारे सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारी पोस्ट से ऊपर वाले सारे लोग हमारे सुपीरियर हैं। तो सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। ये इस प्रिंसिपल का सिंपल और देसी भाषा में यही मतलब है कि सर सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर जो है सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। अगर दो सुपीरियर हो गए, अगर दो सुपीरियर हो गए, ठीक है जी, ओके, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं। तो होना क्या चाहिए सर? होना ये चाहिए कि सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। चलिए पहले एग्जांपल देता हूं, फिर समझाऊंगा, है ना? एग्जांपल की डिमांड बड़ी करते हैं आप लोग, ठीक है? आ जाओ सर। मान लीजिए सर दो सिचुएशंस हैं। सर दो सिचुएशंस हैं, ठीक है जी, ओके। एक है सिचुएशन 1, और दूसरी है सिचुएशन 2। सिचुएशन 2, सिचुएशन 1 में क्या हुआ सर? सिचुएशन 1 के अंदर जो है एक एम है, एम मतलब एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है जी, जो एस, एस मतलब सेल्समैन, एस का मतलब क्या हुआ जी? सेल्समैन को ऑर्डर देता है सर। सिचुएशन 1 में A1, सिचुएशन 1 में एक मार्केटिंग मैनेजर है एम नाम का, वो एक एस नाम के बंदे सेल्समैन को ऑर्डर देता है क्या? कि गिव 10% डिस्काउंट। भाई 10% का डिस्काउंट दो ताकि क्या कर सकें? सेल को बढ़ा सकें। ठीक है जी, ओके। ये थी सिचुएशन 1, ठीक है, ओके। अब आते हैं सिचुएशन 2 पर। सिचुएशन 2 में क्या हुआ सर? एक एम नाम का बंदा है, मार्केटिंग मैनेजर, सेम सिचुएशन 1 की तरह। वहां पर तभी मैनेजर ने सेल्समैन को ऑर्डर दिया, क्या जो वो वहां दिया था, सेम सेम, कि गिव 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दो मेरे भाई, ताकि क्या कर सकें? ताकि सेल को बढ़ा सकें। लेकिन तभी वहां पर, तभी के तभी वहां पर जो है एक एफ नाम का बंदा आता है, एफ है फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, और फाइनेंस मैनेजर ने भी ऑर्डर दे दिया सेल्समैन को, भैया क्या? कि 5% से ऊपर का डिस्काउंट नहीं देना है, 5% से ऊपर का डिस्काउंट आपको नहीं देना। अब बताओ सर, सेल्समैन कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मार्केटिंग मैनेजर की मानूं या फाइनेंस मैनेजर की? मार्केटिंग मैनेजर की मानता हूं तो मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दो, और फाइनेंस मैनेजर कह रहा है कि भैया 5% से ऊपर का डिस्काउंट ही नहीं देना। तो अब तो ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भैया इसकी मानूं या उसकी मानूं। टू होम ही शुड ऑबे फर्स्ट, उससे पहले किसकी बात माननी चाहिए? ये कंफ्यूज हो जाएगा।
तो ये सिचुएशन अनडिजायरेबल है, ठीक है जी। ओके, दिस सिचुएशन इज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल सिचुएशन है ये, है ना। ये सिचुएशन कंपनी में नहीं होनी चाहिए। सर क्या सिचुएशन होनी चाहिए फिर? सर ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए। ये सिचुएशन क्या कहती है? ये सिचुएशन कहती है कि सबऑर्डिनेट्स जो है ना, सेल्समैन सबऑर्डिनेट्स शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ठीक है। आइए सर पढ़ के देखते हैं। अब दो लोग कमांड कर रहे हैं, ये बंदा अलग कह रहा है सर फाइनेंस मैनेजर जो है, फाइनेंस मैनेजर अलग कमांड कर रहा है, ठीक है। सर मार्केटिंग मैनेजर अलग कमांड कर रहा है। तो ऐसा कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। पढ़ के देखते हैं सर। एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। इफ अ सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, अगर एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर देते हैं, then he will find it extremely difficult to decide as to whom he should obey first। उसे पहले किसकी बात माननी चाहिए, ये डिसाइड करने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सेम टू सेम बाल को हमारा वाला एग्जांपल दे रखा है यहां पर, ठीक है। तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले पेज पर ही डायग्रामेटिकली मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया। चलिए अब आते हैं जी पॉजिटिव इंपैक्ट। सर जी पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है जी? पॉजिटिव इंपैक्ट, अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करूंगा तो सबऑर्डिनेट को कंफ्यूजन नहीं होगी कि टू होम ही शुड ओबे फर्स्ट, उसे किसकी बात माननी है। और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में? सर सुपीरियर्स के बीच में। सुपीरियर 1 और सुपीरियर 2 के बीच में जो है लड़ाइयां भी नहीं देखने को मिलेंगी। मतलब इन शॉर्ट सुपीरियर्स आपस में नहीं लड़ेंगे कि भैया मेरी बात मानेगा, नहीं नहीं तेरी नहीं, मेरी बात मानेगा। तो आपस में ऐसी लड़ाइयां देखने को नहीं मिलेंगी मेरे भाई, ठीक है। ओके आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो कंफ्यूजन भी होगा, क्योस भी होगा और लड़ाइयां भी होंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव करें। सर नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुनिएगा और समझिएगा। सिंपल देसी भाषा में समझा देता हूं। सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल कहता है देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। सर एक प्लान का एक ही हेड होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट का एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है जी। ओके देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का जो है एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एक ही हेड होना चाहिए एक ही प्लान का। आ जाओ सर। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देखिएगा भैया बड़े ध्यान से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल के अनुसार अगर मान लो सर हमारे यहां मोटर कार भी बनती है और अगर हमारे यहां मोटर बाइक भी बनती है, तो भैया मोटर कार का अलग हेड होना चाहिए, मोटर बाइक का अलग हेड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर दोनों का एक ही हेड होगा तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल अचीव नहीं होगा, ठीक है। अब सर मैं डायग्रामेटिकली आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिखाता हूं कैसा होता है। आ जाओ सर। हाँ जी यस एवरीवन। तो देखिएगा प्लीज बड़े ध्यान से। सर यूनिटी ऑफ कमांड, सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहां फॉलो हो रहा है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके सर ए और बी, ए हो गया और ये बी हो गया। चलिए तो सर बात करते हैं ए में क्या कर रहे हैं लोग। एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन
हैव अ सेम डायरेक्शन। हाँ जी, एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। चलिए जी, तो ध्यान से देखें तो आप लोग को क्या लग रहा है कि कहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो हो रहा है, कहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे गाइस। ठीक है, चलिए। सो दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट, ये प्रिंसिपल क्या कहता है सर? ये प्रिंसिपल कहता है देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। एक प्लान का मेरे भाई एक ही हेड होना चाहिए फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम एक्टिविटीज, उन लोगों के जो सेम काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल बाल को हमारे वाला ही लिखा हुआ है कि अगर कंपनी जो है मोटरसाइकिल और मोटर कार दोनों बना रही है तो दोनों का सेपरेट सेपरेट हेड, इंचार्ज, प्लान, रिसोर्सेस अलग अलग होने चाहिए। ठीक है जी, अगर हम ऐसा करते हैं तो कोऑर्डिनेशन दिखेगा। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन दिखेगा, और अगर ऐसा करते हैं तो गोल जल्दी अचीव होंगे। अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करोगे तो कोऑर्डिनेशन दिखेगा आपस में, और सर जी गोल जल्दी अचीव होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखेगा, गोल जल्दी अचीव नहीं होंगे। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं सर। अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, देसी भाषा में बोलूं तो कभी कभी कुछ लोग भटक जाते हैं, हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स, टूल्स है ना, स्ट्रेटेजीज लगानी है कि वो लोग दोबारा आके जनरल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दें ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो डायग्राम देते हैं सर। पहले डायग्राम देख लो भैया। हाँ जी गाइस, तो ये डायग्राम जो है आपको भी बनाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही बनाना है डायग्राम, है ना। ये आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है भाई, तो हम ये डायग्राम जो है आप सबके लिए बना रहे हैं, और ये डायग्राम आपको आसानी से मिलेगा नहीं, तो प्लीज इसको जरूर बनाइएगा, बुक में भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा डायग्राम। ठीक है, ओके। चलिए जी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सर एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, हर एक इंसान जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। सर हर एक इंसान जो है अपने जनरल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है। एवरीवन इज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज फोकसिंग, इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉमन डायरेक्शन, है ना, टुवर्ड्स जनरल इंटरेस्ट, दे आर फोकसिंग ऑन द जनरल इंटरेस्ट। बट सम पीपल कभी कभी कुछ लोग कंपनी के इंटरेस्ट के अगेन काम करने लगते हैं, जिससे नुकसान कंपनी को होता है, और वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल फायदे पे फोकस करते हैं। अभी हाल फिलहाल में गाइस कुछ टाइम पहले एक बड़ा रील वायरल हुआ था, पेंगुइन वाला। सब लोग जो है जिंदगी की तलाश में, जिंदगी की जद्दोजहद में
एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे थे, जहां लाइफ अच्छी थी, खाना पीना परिवार सब कुछ था, लेकिन एक पेंगुइन सडनली अलग डायरेक्शन में जाने लगा। ही वॉज ओनली फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ही वॉज इग्नोरिंग द जनरल इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, कंपनी के अंदर हमें क्या करना है सर, हमें जो है अब जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। एग्जाम्पल सुनो बड़े ध्यान से सर। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल सुनना भैया, कि एक रोहित नाम का बंदा है जो कि एक कंपनी में परचेज मैनेजर है, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करता है। ठीक है, तो वो जानबूझकर अपने भाई की दुकान से रॉ मटेरियल खरीद रहा है, जो कि एक सप्लायर है मार्केट में, 2 रुपए महंगा। मतलब उस अपने भाई की दुकान से रॉ मटेरियल खरीद रहा है जो कि 2 रुपए महंगा दे रहा है, लेकिन फिर भी खरीद रहा है, जबकि वही रॉ मटेरियल सेम क्वालिटी मार्केट में 2 रुपए सस्ती है, बट फिर भी रोहित परचेज मैनेजर अपनी भाई की दुकान से ही खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि उससे इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसको फायदा हो रहा है, लेकिन उससे कंपनी को तो लॉस हो रहा है ना भाई। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी कम देनी है, जनरल इंटरेस्ट के ऊपर प्रायोरिटी ज्यादा देनी है कंपनी के अंदर। ठीक है, पढ़ के देखेंगे आप। सर, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन should take priority over the interest of an individual person। सेम बात को जो हमने रोहित वाला एग्जांपल दिया वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके। चलिए, अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, अगर मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स टूल्स यूज करता हूं कि हम लोग भी जो है जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करने लगे, तो गोल जल्दी अचीव होंगे, क्योंकि सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा, है ना। तो गोल जल्दी अचीव होंगे, क्योंकि कुछ मछलियां जो उधर जा रही थी अगर वो भी आके हमसे मिल जाएंगी तो गोल जल्दी अचीव होगा, और कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर कि भैया सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सब लोग के अंदर यूनिटी है ना, जनरल इंटरेस्ट पे फोकस किया जा रहा है। ओके, चलिए सर, नेक्स्ट है, अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता हूं, अगर मैं ये प्रिंसिपल तोड़ देता हूं, तो सर कंपनी का गोल सफर करेगा और एम्प्लॉयज रुकावटें पैदा करेंगे, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है मेरे भाई रुकावट। तो ये लोग जो है गाइस रुकावट पैदा करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सर, नेक्स्ट है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सर, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या कहता है? रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रिंसिपल कहता है कि हमें एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए सर, फेयर सैलरी देनी चाहिए। देसी भाषा में तो यही मतलब है, क्या देनी है मेरे भाई, फेयर सैलरी जो है हमें एम्प्लॉयज को देनी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी शुड गिव द फेयर सैलरी टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, ओके। रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रिंसिपल कहता है कि भैया हमें जो है एम्प्लॉयज को फेयर रेम्युनरेशन, फेयर सैलरी देनी है। लेकिन सर फेयर रेम्युनरेशन का मतलब जो है कंपनी के लिए अलग होगा, एम्प्लॉयज के लिए अलग होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे लिए फेयर 5 करोड़ रुपए है महीने के, लेकिन कंपनी के लिए वो फेयर थोड़ी है। तो फेयर सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं सोचा जाएगा, फेयर एम्प्लॉयज और कंपनी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें जो है फेयर रेम्युनरेशन, फेयर सैलरी देनी है। ठीक है जी, एम्प्लॉयज के लिए फेयर क्या होता है सर, एम्प्लॉयज के लिए फेयर होता है जस्ट एंड इक्विटेबल, जितना बनता है उतना दे दो। और सर कंपनी के लिए फेयर क्या होता है जी, कंपनी के लिए फेयर होता है अंडर पेइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी के अंदर हमें यह अमाउंट पे करना है। ठीक है जी, अंडर पेइंग कैपेसिटी, अंडर पेइंग कैपेसिटी, तो पेइंग कैपेसिटी के अंदर जो है हमें यह अमाउंट पे करना है। सो दैट इज फेयर रेम्युनरेशन गाइस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें एम्प्लॉयज को फेयर रेम्युनरेशन देना है। फेयर एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है, जस्ट एंड इक्विटेबल, जितना बनता है उतना दे दो, वो फेयर है। और कंपनी के लिए फेयर क्या है सर, हमारी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यही इस प्रिंसिपल का मतलब है। और अगर हम एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी देते हैं, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर देते हैं, ठीक है, एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके पॉजिटिव नेगेटिव भी पढ़ लेंगे भाई। सो ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर, फेयर होना चाहिए भैया।
ठीक है जी, टू बोथ, दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। कौन कौन? एम्प्लॉइज के लिए फेयर होना चाहिए और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के लिए भी फेयर होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। पॉजिटिव इंपैक्ट, अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, अगर मैं एम्प्लॉइज को फेयर सैलरी देता हूं तो क्या होगा जी? एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और कॉर्डियल रिलेशंस, बेटर रिलेशंस क्रिएट होते हैं। कॉर्डियल रिलेशंस, बेटर रिलेशंस क्रिएट होंगे। ठीक है जी, डन है। अगर आपको टाइम से बढ़िया सैलरी मिलती रहे तो मोटिवेशन आता है, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं अगर सैलरी फेयर मिले। लेकिन अगर फेयर सैलरी नहीं मिलेगी तो एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा और रिलेशंस भी खराब होंगे। ठीक है जी, ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन का और क्या मतलब होता है गाइस डिसेंट्रलाइजेशन का? बताइए जल्दी से एक बार। ठीक है जी, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखो सिंपल देसी भाषा में समझा देता हूं पहले इसके बारे में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक बंदे के हाथ में होती है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, व्हेन ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज इन फ्यू हैंड्स। अब जैसे बाल को पूरे देश की पावर कुछ लोगों के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है जी, उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है सर? जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर बांट दी जाती है लोवेस्ट लेवल तक। सो व्हेन ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। व्हेन ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी सर, तो जब सारी पावर एक बंदे के हाथ में थी सेंट्रलाइजेशन बोल रहे थे, जब सारी पावर सबऑर्डिनेट्स में बांट दी गई डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया ही, किसी पूरे देश की बात आएगी, पूरे देश की रक्षा की बात आएगी, ठीक है, जिससे पूरा देश इंपैक्ट होगा, वो पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन गांव का एक पंप नहीं चल रहा है, क्या ये डिसीजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा? नहीं सर, वो हमने डिसेंट्रलाइज कर रखा है, गांव गांव में पंचायत तक पहुंचा रखा है सर। ठीक है जी, सो व्हेन ऑल डिसीजन मेकिंग पावर, जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है सेंटर के हाथ में हो, सेंट्रलाइजेशन। जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर बांट दी जाए उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे सर। ठीक है जी, ओके। तो हमें क्या करना है सर? क्या हमारी कंपनी में सेंट्रलाइजेशन फॉलो होना चाहिए? मतलब क्या सारी पावर कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए या सारी पावर बांट देनी चाहिए लोवेस्ट लेवल तक? आप बताइए भैया, क्या होगा? तो मेरे भाई हमें जो है सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है अपने पास भी रखनी चाहिए, अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बड़े बड़े डिसीजन है तो। और अगर डे टू डे के छोटे छोटे डिसीजन हैं तो हमें बांट देने चाहिए। मतलब सिंपली हमें सर कंपनी के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन फॉलो करना है। द कंपनी शुड फॉलो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है जी, ओके। तो भैया जब पूरे देश की बात आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, जब गांव गांव की बात आएगी तो हमने बांट दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। देखिए भैया ये लिखा है एग्जांपल, जो हमने अभी डिस्कस किया, सेम एग्जांपल लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, चलो अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करता हूं तो फटाफट डिसीजन ले पाएंगे सर, क्योंकि अगर पूरे देश की बात आएगी तो सेंट्रलाइज कर रखा है, फटाफट डिसीजन ले लेंगे। ठीक है जी, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। लेकिन सर अगर गांव गांव की बात आएगी, ठीक है जी, ओके, तो किसी एक बंदे के पास पावर नहीं है कि वो मिसयूज कर सके, तो सर नो मिसयूज ऑफ पावर, सर नो मिसयूज होता है। ठीक है जी, लेकिन अगर हमने ये प्रिंसिपल तोड़ दिया, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी, अकेले डिसीजन लोगे तो मोरल डाउन होता है और रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं। ठीक है जी, ओके मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पे आता है सर हमारा स्केलर चेन। बहुत शानदार प्रिंसिपल है सर। स्केलर चेन देखो देसी भाषा में समझाऊं पहले, स्केलर चेन क्या होता है? देखिए स्केलर चेन का मतलब है कि जब भी कम्युनिकेशन
एक चेन में होगी उसको स्केलर चेन बोलेंगे। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है, उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कम्युनिकेशन होगी तो फॉर्मल चेन और चैनल के थ्रू होगी। मैं बोल रहा हूं सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस, बड़ा फॉर्मल माहौल रहता है वहां पर, है ना। तो सर वो फॉर्मल का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, फॉर्मल का मतलब होता है मेरे भाई ऑफिशियल। तो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन होगी तो सर फॉर्मली ही होगी, फॉर्मल चेन और चैनल के थ्रू होगी सर, फॉर्मल चेन के थ्रू होगी। और उसी चेन को सर जी हम लोग स्केलर चेन कहते हैं बिजनेस स्टडीज में, टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, तो देखिए भैया अगर ई को एल से बात करनी है, ई को अगर एल से बात करनी है तो ई जाएगा डी के पास, डी जाएगा सी के पास, सी जाएगा बी के पास, बी से वो इंफॉर्मेशन जाएगी ए के पास, ए से पास होकर वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एल के पास। So whenever a communication takes place in a chain, this chain is known as scalar chain। हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है ई जो है वो एल से बात नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन एक चेन में ही होगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इसी चेन, इसी पैटर्न के थ्रू होती है, और इसी पैटर्न, इसी चेन को हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। लेकिन अब मान लो सर इमरजेंसी हो गई, तो क्या इमरजेंसी में भी ये चेन फॉलो करेंगे? नहीं सर, इमरजेंसी में ये चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इस चेन को तोड़ सकते हैं सर, इफ यू वांट यू कैन ब्रेक दिस चेन सर, ठीक है जी। ओके, अब इमरजेंसी है तो डी जो है डायरेक्टली एन से बात कर सकता है। कंडीशन क्या है सर? दोनों पार्टी सेम लेवल पे होनी चाहिए, बोथ द पार्टीज मस्ट बी एट द सेम लेवल, बोथ द पार्टीज मस्ट बी एट द सेम लेवल, ठीक है जी। एंड दिस इज नोन एज, दिस टर्म इज नोन एज गैंग प्लैंक। इस टर्म को सर जी हम लोग गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक है। सो यू नो द पर्सन्स होल्डिंग एट द सेम लेवल, इफ दे वांट टू ब्रेक द चेन, if they want to break the scalar chain, they can do so in case of emergency, but the condition is both the parties must be at the same level। मतलब डी जो है वो एन से ही बात कर सकता है, डी एम से नहीं कर सकता, डी ओ से नहीं कर सकता। लेकिन एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं आपको, डी जो है अल्टीमेट बॉस से भी बात कर सकता है। मतलब कि जिस लेवल पे कम्युनिकेशन ब्रेक किया जा रहा है, एक तो वो आपस में बात कर सकते हैं और वो अल्टीमेट बॉस से भी बात कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। पढ़ के देखें, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। में कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी, पावर होनी चाहिए, दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो टॉप टू बॉटम जो है रन करना चाहिए। हाउएवर इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में फ्योल ने परमिट किया शॉर्टकट, और उस शॉर्टकट का क्या नाम रखा सर? उस शॉर्टकट का नाम रखा गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। गैंगप्लैंक जो है अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है सर? डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स होल्डिंग एट द सेम लेवल। दो लोग जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर वो इस चेन को तोड़कर आपस में डायरेक्टली बात करना चाहें तो कर सकते हैं सर, ठीक है जी। ओके है जी, क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम स्केलर चेन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो क्या होगा सर? स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही स्मूथली, बहुत ही एक्यूरेटली फ्लो करेगी, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, और क्लैरिटी क्रिएट होती है भैया, ठीक है जी। किसके पास पावर है, हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए जो है वो बी के लिए के पास पावर है, बी जो है वो ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिमिलरली सी जो है उसकी पावर बी के पास है, ठीक है जी। ओके, और डी जो है उसकी पावर सी के पास है। तो क्लैरिटी होती है कौन किसको कैसे कैसे रिपोर्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर देखने को मिलता है। अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करूंगा तो पुअर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत पुअरली फ्लो करेगी, कोई भी कभी भी किसी से बात कर रहा होगा, ठीक है जी, और रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव करें। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज गाइस ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है मेरे भाई? और जो देसी भाषा में समझा देता हूं, ऑर्डर प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑर्डर प्रिंसिपल कहता है कि हर एक चीज
और हर एक इंसान की अपनी एक जगह होनी चाहिए और वो अपनी जगह पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर everything and for everyone. According to this principle, there should be a proper place for everything and everyone. सर हर एक चीज और हर एक इंसान की अपनी एक जगह होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि सर स्टाफ के लिए स्टाफ रूम होना चाहिए, टूल्स के लिए टूल बॉक्स होना चाहिए। तो एवरीथिंग, हर एक चीज, टूल्स, मशीन्स, इन सब की एक जगह होनी चाहिए। सिमिलरली एवरीवन, स्टाफ, वर्कर्स, ड्राइवर्स, उन सब की एक जगह होनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है जी, और ये सिर्फ जगह नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट एट दैट प्लेस। सर वो अपनी जगह पर प्रेजेंट भी होना चाहिए। ठीक है जी, ओके है जी। तो भाई इलेक्ट्रिकल्स आइटम यहाँ, फास्टनर्स यहाँ, पाइप्स फिटिंग्स यहाँ, बियरिंग्स यहाँ, है ना, जो भी है ये कंज्यूमेबल्स यहाँ पर। ठीक है, टूल्स देखो, टूल्स बॉक्स यहाँ है, वॉल यहाँ है। ठीक है, स्टाफ के लिए स्टाफ रूम यहाँ पर है। ठीक है, मशीन के लिए मशीन यहाँ पर है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड इट शुड बी एट प्रेजेंट एट दैट प्लेस। इससे टाइम, एफर्ट्स, मनी सब बचता है, गोल जल्दी अचीव होते हैं। सर डिसिप्लिन देखने को मिलता है। पढ़ के देखें सर एक बार। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस, शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर एक चीज, हर एक इंसान की अपनी जगह होनी चाहिए। फ्योल ने बोला कि पीपल मतलब एवरीवन एंड मटेरियल मतलब एवरीथिंग मस्ट बी इन अ सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जो लोग हैं और जो चीजें हैं उनके एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे मौजूद होने चाहिए ताकि हम अप्रोप्रिएट टाइम पर उस एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, अगर वो चीज वहां पर एक बार में मिल जाती है तो। ठीक है जी, एग्जाम्पल का यहां पर वही लिखा हुआ है कि वर्कर को अगर टूल चाहिए तो उसको पता होना चाहिए कि टूल बॉक्स कहां है, उसको पता होना चाहिए टूल रूम कहां है। सिमिलरली एम्प्लॉय को वो टूल जो है, टूल्स वहां पर मिलने भी चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, अगर हमने ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो कर दिया तो टाइम वेस्ट नहीं होगा चीजों को ढूंढने में, और सर स्मूथली बिना किसी दिक्कत के एक बार में काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी, और डिसिप्लिन भी बिगड़ता है। टाइम वेस्ट होगा और सर जी क्या होगा जी, डिसिप्लिन भी बिगड़ता है मेरे भाई। ठीक है, डन है, ओके है। चलो, इक्विटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बाल को? हाँ जी एवरीवन, इक्विटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, जल्दी बता दो एक बार। सर इक्विटी प्रिंसिपल बोलता है हमारी कंपनी में, सुनिएगा, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ओके, देयर शुड बी नो, है ना, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, बिग नो, अ बिग नो इन द ऑर्गेनाइजेशन गाइस। ठीक है जी, व्हाट अबाउट बिग नो? ठीक है, तो इफ आई विल टॉक अबाउट बिग नो, तो द बिग नो रिलेट्स टू द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो कंपनी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो वो सब लोग एक है, चाहे सिख हो, है ना, गोरा हो, काला हो। ठीक है, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, मैन वुमेन। ठीक है जी, ओके, किसी भी एरिया का हो। अब अगर आप ध्यान दें तो गूगल का सीईओ इंडियन है जबकि कंपनी अमेरिका की है, तो बोल सकते हैं नहीं भैया अमेरिका की कंपनी है तो सीईओ अमेरिकन होना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ठीक है जी, ओके। सिमिलरली भैया हमारा अगर बात करें हम किसकी, सर माइक्रोसॉफ्ट की सुंदर पिचाई इंडियन है,
तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए भैया लोगों के बीच में अकॉर्डिंग टू जेंडर, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी, कास्ट, सेक्स, बिलीफ। ठीक है जी, ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनैलिटी। हमारे वाले बाल को यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, काइंडनेस एंड जस्टिस मिलनी चाहिए। ठीक है जी, फेयर ट्रीटमेंट, काइंडनेस एंड जस्टिस के साथ उनको डील करना चाहिए। ओके, डन। अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो क्या होगा सर? सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय बोलेंगे भाई बहुत अच्छी कंपनी है, कोई भेदभाव नहीं करती किसी के बीच में। दूसरा, कॉर्डियल रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस मेंटेन होते हैं मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, क्योंकि मैनेजमेंट कोई भेदभाव नहीं कर रही है एम्प्लॉयज के साथ। एक एग्जांपल देता हूं जो क्वेश्चन आया हुआ है इस एग्जाम के अंदर, कि रोहित एंड रीना दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, साथ में ग्रेजुएशन करी, साथ में एक कंपनी ज्वाइन करी। रीना बहुत हार्डवर्किंग थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्प्लॉय थी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी और अपने अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से सारे गोल्स टाइम पे अचीव कर रही थी। सब लोगों को लगता था कि भाई प्रमोशन जो है उसी का होगा, लेकिन जब देखा गया रोहित को, तो रोहित बैकबिचिंग में माहिर था, बहुत अच्छे सबकी कंप्लेंट करता था, है ना, बॉस का फेवरेट बन गया था बैकबिचिंग कर करके। तो एनुअल डे वाले दिन प्रमोशन जो है रोहित की हुई, रीना की नहीं हुई। तो कौन सा प्रिंसिपल यहां पर तोड़ा गया? इक्विटी प्रिंसिपल तोड़ा गया, फेवरेटिज्म की बात की गई यहां पर। ठीक है जी, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, इससे क्या होता है जी? इससे डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, इससे रिलेशंस भी खराब होते हैं मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच के। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज गाइस स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। सर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल देसी भाषा में सुनो क्या मतलब होता है इस प्रिंसिपल का, कि जब एक नया एम्प्लॉय कंपनी में आए तो उस नए एम्प्लॉय को मिनिमम टाइम दो सेटल डाउन होने का। ठीक है, तो जब भी एक नया एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आ रहा है तो उसको मिनिमम टाइम मिलना चाहिए सेटल डाउन होने का, उसके बाद हमें उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल प्रिंसिपल कहता है कि हमें एम्प्लॉयज को मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर, टेन्योर का मतलब है टाइम पीरियड, हमें एम्प्लॉयज को मिनिमम फिक्स टाइम पीरियड देना चाहिए ताकि वो सेटल डाउन हो जाएं, उसके बाद हमें उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड गिव द मिनिमम फिक्स टेन्योर टाइम पीरियड टू द न्यू एम्प्लॉय। ओके, डन। ओके गाइस, तो जब आए तो उसे टाइम दो, उसे भगाओ मत, उसे डांटो मत कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरे से वो नहीं हो रहा, तो इसे वो नहीं हो रहा, भाग जाए से। नहीं, जब एक नया एम्प्लॉय आए तो उसे मिनिमम टाइम देना चाहिए, है ना, उसे प्रॉपर टाइम दो तो वो रिजल्ट को शो करेगा। ठीक है, ओके, चलिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार वंस एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड, एक बार जब एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया, दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट, उसको अपनी पोजीशन पर, पोस्ट पर कम से कम मिनिमम फिक्स टेन्योर मतलब टाइम पीरियड के लिए रखना चाहिए। ये नहीं कि अब तुम्हें मैनेजर बना दिया, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, अच्छा अच्छा काम करो, प्रेशर बना रहे हो उसके बार बार, तो ऐसा नहीं होगा। उसे मिनिमम टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा ताकि वो सेटल डाउन होके अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है जी, ओके। देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशंस। सर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशंस नहीं होने चाहिए कि तेरे बस के नहीं है, भाग जाए यहां से, निकाल दिया तेरे को, जा किसी और डिपार्टमेंट में जा, ट्रांसफर कर रहे हैं तेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, दे मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम, उसे रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए शो करने का, रिजल्ट्स को अचीव करने का। ठीक है, ओके, डन। ओके, डन, क्लियर है क्या? चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा सर अगर हम ऐसा करते हैं? तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है सर? फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। लगता है कि हाँ यार अच्छी कंपनी है, मुझे टाइम मिला हुआ है, 3-4 महीने हैं मेरे पास अपने रिजल्ट को शो करने का, अपने अपने क्लास, अपने स्टैंडर्ड को शो करने का। ठीक है जी, और
खर्चे भी कम होते हैं क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के भागेंगे नहीं, छोड़ के नहीं भागेंगे तो दोबारा भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा एडवर्टीजमेंट है ना, एंट्रेंस, मैजिकल, फिजिकल है ना, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, तो खर्चे कम होंगे। लेकिन अगर छोड़ के भाग गया तो खर्च ज्यादा होंगे और कहीं ना कहीं अगर आपने टाइम नहीं दिया तो एक डिसबिलीफ सा लगता है कि यार बड़ी बेकार कंपनी है ना, मिनिमम टाइम नहीं दे रही है मुझे अपने आप को प्रूव करने का। ठीक है, ओके। अब आते हैं सर इनिशिएटिव प्रिंसिपल। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है सर? इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहता है कि पहल करने दो एम्प्लॉयज को। इनिशिएटिव का मतलब होता है मेरे भाई पहल करना, पहल करना जो है मतलब होता है। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें जो है एम्प्लॉयज को पहल करने का मौका देना चाहिए। पहल, इनिशिएटिव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। खुद से मोटिवेट होके एम्प्लॉयज को क्या करना है सर? खुद से मोटिवेट होके एम्प्लॉयज को आगे बढ़ना चाहिए। एम्प्लॉयज को एनकरेज करना है मैनेजमेंट को कि वो आइडियाज दें, वो खुद से आगे बढ़ें और बोले भैया ये काम करो ना, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि यार मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएं? तो एम्प्लॉयज खुद आके बोल रहे हैं कि सर एक काम करते हैं, 4 घंटे हम लोग काम करते थे अब तक, अब 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। खुद से आगे बढ़ के सजेशन दे रहा है। ठीक है जी, ओके। तो एम्प्लॉयज को हमें एनकरेज करना है सजेशंस देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कैसे होगा? कंपनी के अंदर कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स को इंस्टॉल करो। ठीक है, तो एनकरेज करो एम्प्लॉयज को सजेशंस देने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, प्लान्स बताने के लिए हमें एनकरेज करना है। सो वर्कर शुड बी एनकरेज, देखो यहां पे लिखा है साफ साफ, वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड टेक सम इनिशिएटिव इन फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। प्लान्स को फॉर्मुलेट, प्लान्स को बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने का मौका जो है हमें एम्प्लॉयज को देना चाहिए। इनिशिएटिव मींस, देखो यहां पे लिखा हुआ है टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। खुद से मोटिवेट होकर किसी काम को करने को इनिशिएटिव कहा जाता है। ठीक है जी। इट इज थिंकिंग आउट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्लान, मतलब कि कुछ अलग सोच के हटके, ठीक है जी, आप काम कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ द ट्रेट ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सनल, ये गुण होते हैं योग्य लोगों के। इनिशिएटिव लेना योग्य लोगों के गुणों को दिखाता है ना जी। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल होगा भैया? अब कंपनी में जो है कंप्लेंट बॉक्स और सजेशन बॉक्स इंस्टॉल करना है, सजेशन बॉक्स इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। तो वी शुड इंस्टॉल द कंप्लेंट बॉक्स, वी शुड इंस्टॉल द सजेशन बॉक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के अंदर हमें कंप्लेंट बॉक्स, कंपनी के अंदर हमें सजेशन बॉक्स को इंस्टॉल करना चाहिए। यही इस प्रिंसिपल का मतलब है। ठीक है जी। इससे क्या होगा? अगर उनको आप मौका दोगे अपनी बातों को रखने का, सजेशंस को रखने का, इनिशिएटिव लेने का, तो उन्हें अपनापन महसूस होगा और साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस हाई होगी। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि आपको बताया, उन्होंने सजेशंस दिया, आपने उनके सजेशंस को मानकर कोई भी डिसीजन लिया, तो दे विल गिव यू मोर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस। और अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो फ्रस्ट्रेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी। ठीक है जी, ओके। चलिए, द लास्ट प्रिंसिपल इज गाइस एस्पिरिट डिकॉप। सर एस्पिरिट डिकॉप प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो एस्पिरिट डिकॉप का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब सर एकता ही शक्ति है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सर, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होना चाहिए सर? एकता ही शक्ति है सर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ सर। ठीक है, तो हमें यूनिटी करनी है सर, हमें हार्ड वर्क करना है सर। एस्पिरिट डिकॉप जो है मेरे भाई एक फ्रेंच वर्ड होता है। ठीक है, क्यों क्यों होता है फ्रेंच वर्ड? क्यों है ये फ्रेंच वर्ड? क्योंकि हेनरी फेयल साफ फ्रांस से थे, याद होना चाहिए।
ठीक है, इसीलिए उन्होंने फ्रेंच वर्ड का यूज किया एस्पिरिट डी कॉर्प। एस्पिरिट डी कॉर्प कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें आई वर्ड को सर जी वी वर्ड से रिप्लेस करना है। हमें ये नहीं बोलना कि जो भी टारगेट हमने अचीव किया, जो भी सक्सेस मुझे मिली है वो मेरी बदौलत है, नहीं। आज कंपनी जिस भी मुकाम पर है वो हमारी बदौलत है, हमने हार्डवर्क किया। ठीक है, तो वी शुड रिप्लेस द वर्ड आई विद वी, हमें आई वर्ड को वी वर्ड से रिप्लेस करना है। हमारी कंपनी में यूनिटी, हार्मनी, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। सर टीम की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? टीम की फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, सब मिलकर साथ में ज्यादा अचीव करते हैं गाइस। ठीक है, सो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ठीक है जी, ऐसा जो है बालको एक, ठीक है जी, ऐसा जो है बालको एक आपके पास टीम वर्क हार्डवर्क करना है आपको। ठीक है, ओके, तो यस देखो ये रहा बालको, कितना शानदार पिक्चर है। देयर शुड बी टीम वर्क, देयर शुड बी हार्मनी, यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन गाइस। ठीक है, so management should promote a team spirit of unity and harmony among employees. Esprit de corps means unity is strength. ठीक है, अब मैनेजर शुड रिप्लेस द वर्ड आई विद वी, मैनेजर को आई को वी से रिप्लेस करना चाहिए। एग्जांपल सुन लीजिए कि एक मैनेजर ने 10 लोगों को 2000 यूनिट बनाने का काम दिया। कुछ टाइम के बाद 2 लोग बीमार पड़ गए, छुट्टियां करने लगे, ऑफिस नहीं आ रहे थे। तो बाकी के 8 लोग उन 2 लोगों का काम अपने सर पर लेंगे और काम को कब कंप्लीट करेंगे? जब उनके बीच में हार्मनी और यूनिटी होगी। अगर हार्मनी और यूनिटी नहीं होगी तो बाकी 2 जो रेस्ट पे हैं, जो तबीयत खराब है जिनकी, उन लोगों का काम जो है बाकी लोग अपने सर पे नहीं लेंगे। अगर यूनिटी नहीं होगी, एस्पिरिट डी कॉर्प नहीं होगा तो एस्पिरिट डी कॉर्प क्यों होना चाहिए? ताकि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बाकी लोग जो है उसका काम जो है अपने सर पर लेकर काम को कंप्लीट कर सके। यही यहां पर बालको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो अगर गाइस हमारी कंपनी के अंदर एस्पिरिट डी कॉर्प होता है तो टीम स्पिरिट डेवलप होगी और परफॉर्मेंस जो है वो भी इंप्रूव होगी, टारगेट्स जो है वो भी अचीव होंगे। लेकिन अगर नहीं करते हो तो टीम स्पिरिट देखने को नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं पूरी परफॉर्मेंस जो है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है मेरे भाई वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ओके, डन। चलिए अब आते हैं सर एफ डब्ल्यू टेलर साहब के बारे में जानते हैं। हु इज एफ डब्ल्यू टेलर? ठीक है जी, सो अबाउट द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन थे सर? एफ डब्ल्यू टेलर जी थे। इनके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, 7 टेक्निक्स दी। तो शुरू करते हैं सर इनके 4 प्रिंसिपल्स को पढ़ना। ठीक है, उससे पहले इनके बारे में जानते हैं। सर 4 प्रिंसिपल्स दिए, 7 टेक्निक्स दिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है जी, हेनरी फ्यूल साहब का जन्म फ्रांस में हुआ था, इनका यूएसए में हुआ। सर वो बाय प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। सर उनसे 15 साल छोटे हैं, मतलब सर कि उनका 1841 में जन्म हुआ था, प्लस 15 करोगे 1856। उनकी 1925 में डेथ हुई थी, ये 10 साल पहले डेथ हो गई, तो 1915 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है जी, ओके, तो शुरू करें। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था गाइस कि हेनरी फ्यूल साहब के प्रिंसिपल को जनरल प्रिंसिपल्स कहते हैं और एफ डब्ल्यू टेलर साहब के प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, 4 प्रिंसिपल्स है गाइस इनके, एक एक करके पढ़ेंगे सर। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है जी,
ओके आ जाओ सर, पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सर क्या कहता है ये प्रिंसिपल, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल क्या कहता है सर? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल कहता है कि हर काम को करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है। उस साइंटिफिक मेथड को देख ढूंढिए, पुराने तौर तरीके जो उसको छोड़िए। ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, सर साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब कह रहा है कि सर हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, हर काम को करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है ना। हमें उस काम को करने का बेस्ट मेथड, हमें उस काम को करने का साइंटिफिक मेथड ढूंढना है। और क्या अवॉइड करना है सर? वी नीड टू अवॉइड द ओल्ड रूल ऑफ थंब। हमें जो है ओल्ड रूल ऑफ थंब को अवॉइड करना है। सर जी हमें जो है हिट एंड ट्रायल मेथड को, हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करना है। सर ओल्ड रूल ऑफ थंब क्या होता है? पुराने तौर तरीके हमें अवॉइड करने हैं सर, तुक्के मारने हमें अवॉइड करने हैं सर। एग्जांपल देता हूं, अगर आपको रेलवे में टिकट बुक करनी है तो आप काउंटर पे जाके लगते हैं क्या 6-7 घंटे 8 घंटे, या घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेते हैं? सर घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेते हैं। तो वही तो कह रहा है कि सर पुराने तौर तरीकों को छोड़ो और काम को करने के नए बेस्ट मेथड ढूंढो, उसके बाद उस काम को करो। ठीक है जी, ओके जी, पढ़ के देखें। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक बेस्ट मेथड होता है। उस बेस्ट मेथड को क्या करना है सर? हमें डेवलप करना है, साइंटिफिक स्टडी करनी है ना। उस बेस्ट मेथड को ढूंढना है और रिप्लेस करना है किससे? ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच, ये हिट एंड ट्रायल मेथड को है ना जो है हटाकर बेस्ट मेथड, साइंटिफिक मेथड को यूज करना है गाइस। ठीक है जी, ओके। और एग्जांपल लिखा हुआ है कि भैया अगर आपको छोटी सी एक्टिविटी करनी है, कपड़े काटने की एक्टिविटी भी करनी है, जैसे पहले कटता था कैंची से, आजकल काटते हैं लेजर से, है ना, मोर एक्यूरेसी लेस टाइम। तो ये सब बातें बाल को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ओके। सेकंड प्रिंसिपल इज गाइस हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल कहता है मैत्री ना कि मतभेद। मतलब सर सुनना प्लीज बड़े ध्यान से, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल क्या कह रहा है भाई, जल्दी बताओ। चलिए जी, ठीक है जी। तो सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी। भाई कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए जी? कंपनी के अंदर कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। किस किस के बीच में? मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में गाइस कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब सर ये कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट यूनिटी कैसे होगी? तो एक टेक्निक का यूज कर लो। एक टेक्निक का अगर यूज कर लोगे, एफडब्ल्यू टेलर साहब ने बोला कि मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, अगर आप इस टेक्निक का यूज कर लोगे तो आपकी कंपनी में मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी देखने को मिलेगा। ठीक है जी, सर कौन सी है वो टेक्निक? क्या कहती है वो टेक्निक? वो टेक्निक कहती है भाई मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन उस टेक्निक का नाम है, जो ये कहती है कि भैया कंप्लीट चेंज कर दो अपने माइंडसेट को। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है जी, ओके। चेंज इन मेंटल आउटलुक, चेंज इन मेंटल आउटलुक, मेंटल आउटलुक को चेंज करो। ठीक है जी, ओके। जो आप सोच रहे हैं, जो मैनेजमेंट सोच रहा है वही वर्कर्स सोचें, और जो वर्कर्स सोच रहे हैं वही मैनेजमेंट सोचे। एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है दोनों को ही। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार
सर कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट यूनिटी, कंप्लीट एकता होनी चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। कैसे अचीव होगा सर ये कंप्लीट हार्मनी, जबकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है? तो मेरे भाई एक टेक्निक बोला, एफडब्ल्यू टेलर साहब ने बोला कि मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, उस टेक्निक का यूज करो। टेक्निक क्या कहती है? मेंटल रिवोल्यूशन का यूज करो। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन मेंटल आउटलुक। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों को अपने मेंटल आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा और एक दूसरे की प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बालको जापान में देखने को मिलता है कि जब जापान के लोग है ना स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो हमारी तरह ऐसे नहीं करते कि हाँ भाई काम बंद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी करो, ऐसा नहीं करते वो लोग। दे वर्क ओवर टाइम, काली पट्टी पहनकर वो ओवर टाइम करते हैं। सर इससे क्या होगा यार? मैनेजमेंट की नोटिस में आते हैं कि यार ये 8 घंटे के बजाय आज 14-14 घंटे क्यों काम कर रहे हैं, है ना? काम रोकेंगे तो उससे अननेसेसरी प्रेशर मैनेजमेंट के ऊपर पड़ेगा। वो इस प्रॉब्लम को समझते हैं, इस परेशानी को समझते हैं। ठीक है, इसीलिए वो भाई मैनेजमेंट को अपने आप को नोटिस करवाने के लिए है ना वो ब्लैक पट्टी पहनकर कि वो डिससेटिस्फाइड हैं, ओवर टाइम करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब सर ये मेंटल रिवॉल्यूशन कैसे क्रिएट होगा मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में? तो उसके लिए मैनेजमेंट को ये देखो पहला पॉइंट, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी विद वर्कर्स। मैनेजमेंट को अपना प्रॉफिट का हिस्सा वर्कर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा एक एनलाइटन एटीट्यूड, नरम स्वभाव। अगर वर्कर्स गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। टूट गया कोई बात नहीं, हाँ, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, ओके। तो एनलाइटन एटीट्यूड, नरम स्वभाव अपनाना है और एक सुटेबल वर्किंग कंडीशन क्रिएट करनी है और वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली सॉल्व करना है। तो अगर ये काम मैनेजमेंट करता है तो वर्कर्स की तरफ से मेंटल रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा। अब सर वर्कर्स क्या करेंगे? वर्कर्स को डेडिकेशन, डिवोशन, अटमोस्ट डिवोशन, डिसिप्लिन, जील और ऑनेस्टी के साथ, लॉयलिटी के साथ काम करना चाहिए। कोई भी अननेसेसरी स्टेप्स, फालतू के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। शुड नॉट टेक एनी अननेसेसरी स्टेप्स, मूव्स एंड शुड यूटिलाइज रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली। रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, अच्छे से यूज करना चाहिए। अगर अब वर्कर्स ये सब काम करते हैं तो मैनेजमेंट की तरफ से मेंटल रिवॉल्यूशन क्रिएट होता है। मेंटल रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा तो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी क्रिएट होगी, मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। दोनों को रियलाइज होना चाहिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, टू अचीव सच हार्मोनियस रिलेशन, टेलर साहब ने क्या बोला कि मेंटल रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल करो। अब मेंटल रिवॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है मैं बता चुका हूं नेक्स्ट पेज पे, है ना? हमने प्रॉपरली पढ़ा बाल को कि मैनेजमेंट को क्या क्या करना पड़ेगा मेंटल रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, एंड वर्कर्स को क्या क्या करना पड़ेगा मेंटल रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं सर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पे। सर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है, पहली बात, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है, उसी का एक एक्सटेंशन है। सो दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक पार्ट है। ठीक है जी, ओके जी। सर ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए किस किस के बीच में? मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। नाम से पता लग रहा है सर कोऑपरेशन करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है। अकेले अकेले नहीं खेलना है, मिल बांट के खेलेंगे, है ना? सब मिल बांट के काम करेंगे, सहयोग करेंगे, एकाकीकरण नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एकाकीकरण, इंडिविजुअलिज्म
नहीं करेंगे। ठीक है जी, ओके। हमें क्या करना है सर, आपस में कंपटीशन नहीं करना है, आपस में कोऑपरेशन करना है। ठीक है जी, सो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद कोऑपरेशन। उसके बाद ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का। ठीक है जी, एक बात और सुनो जो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखी होती है, यहां नहीं लिखी है। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स, मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए जब वर्कर सजेशंस दे रहे हो तब। ठीक है, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स while receiving the constructive suggestions from employees। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए जब भी एम्प्लॉय सजेशन देंगे तब। ठीक है जी, डन है जी। तो मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स, मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने हैं जब भी वो सजेशंस दे रहे हैं तब। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एग्जाम्पल पढ़िए। मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व वर्कर्स इन सेटिंग द गोल्स, सेटिंग द गोल्स। मैनेजमेंट को वर्कर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए गोल सेट करने टाइम। ठीक है जी, इससे क्या होता है, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सर डेवलप कर रहे हैं, सर क्या डेवलप कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय को उसके मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी तक, हर एक एम्प्लॉय को उसके मैक्सिमम लेवल तक डेवलप किया जा रहा है। ठीक है जी, ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। वर्कर्स को उनके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी तक हमें उन्हें डेवलप करना है। ठीक है जी, ओके। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अनुसार एफिशिएंसी को बढ़ाना है, वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा सुनो, देखो सिंपल सिंपल देसी भाषा में सुनो। हमें वर्कर्स को उनके मैक्सिमम लेवल तक डेवलप करना है, हर एक एम्प्लॉय को सचिन तेंदुलकर बनाना है ताकि भैया हमेशा बेस्ट ही खेले वो, है ना। ओके, ओके। तो कैसे कैसे करेंगे सर, सुनो प्लीज कैसे करेंगे। सबसे पहले एक इंसान को, है ना, साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। एक एम्प्लॉय को पहले साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। ठीक है जी, उसके बाद उसको वो काम दो जो, है ना, उसको उस काम पे प्लेस करो, है ना, वो काम जो है उसको असाइन करो, असाइन करो जो उसकी फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को सूट करे। ठीक है, ओके है। तो मैंने क्या बोला सर, मैंने सिंपल से एक बात बोली कि सर हमें हर एक एम्प्लॉय को उसके मैक्सिमम लेवल तक डेवलप करना है। ठीक है जी, ओके। हमें क्या करना है सर, आपस में साइंटिफिकली पहले एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको प्लेस करना है, जॉब असाइन करनी है कौन सी, जो उसकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को सूट करती हो, वो जॉब उसे हमें असाइन करनी है। ठीक है जी, वो काम हमें उसे असाइन करना है। ओके, डन, ओके डन, क्लियर है क्या, ओके है, डन है, क्लियर है क्या। चलिए सर टेक्निक्स पे आते हैं सर, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्या क्या टेक्निक्स हैं, तो टोटल 7 टेक्निक है। पहले मुझे ये बताओ, चारों प्रिंसिपल क्लियर हो गए। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, है ना सर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। सर ये टेक्निक्स क्या कहती है सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टोटल 7 टेक्निक्स है सर। फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन,
मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टोटल कितनी है भैया? 7 टेक्निक आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए जी, पहले बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की। सर फंक्शनल फोरमैनशिप जो है ना, एक कॉन्ट्रास्ट है हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड पर। एफडब्ल्यू टेलर साहब ने इस टेक्निक के थ्रू हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड पे कंट्रास्ट किया, बोला कि तुम्हारा ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं तुम अपने प्रिंसिपल को काट रहे हो। कैसे काट रहे हो सर? इन्होंने बोला भाई सुनो बड़े ध्यान से, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर एक ही बंदे से मिलने चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट द सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एंड डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि एक बंदे को सारा काम मत दो, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। जब एक बंदे को सारा काम नहीं देना है, आप काम को डिवाइड करने के बारे में बोल रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर एक बंदा क्यों दे? आप तो अपने ही प्रिंसिपल को तोड़ रहे हो, काट रहे हो, है ना? ओके, तो एफडब्ल्यू टेलर साहब ने क्या किया? फैक्ट्री मैनेजर के काम को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। फिर फर्दर 4-4 लोगों में डिवाइड किया, सर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। उसके बाद स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और ये 8 के 8 मिलके एक वर्कर को, एक वर्कमैन को कमांड कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो क्या यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है गाइस? यस और नो? कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे सर क्या यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? चलो जी, मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्या यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, वर्कर को ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। लेकिन यहां तो 8 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, बट स्टिल इनडायरेक्टली यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। सर कैसे हो रहा है? रूट के रिगार्डिंग तो एक ही बंदा ऑर्डर दे रहा है ना भाई, टाइम एंड कॉस्ट के रिगार्डिंग तो एक ही बंदा है ना, काम की स्पीड के रिगार्डिंग तो एक ही बंदा ऑर्डर देगा ना, है जी। इंस्पेक्टर क्वालिटी तो एक ही बंदा चेक करेगा ना। तो सर हमने डिवीजन ऑफ वर्क ऐसे किया कि 8 लोग कमांड देते हुए भी एक काम के रिगार्डिंग एक ही बंदा कमांड दे रहा है। तो यस सर, ऑटोमेटिकली यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। ठीक है जी, ओके। चलिए, द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सर जो सुपरविजन का काम है वो 8 लोगों में डिवाइड हुआ। ठीक है जी, ओके। दिस कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। Similarly, it means one foreman cannot be expert in all the work. एक फॉरमैन हर काम में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, तो हमें 8 फॉरमैन लगाने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू टेलर, अंडर द फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 4-4 जो हैं हमने अलग अलग लोग लगाए हैं। ठीक है जी। सर रूट क्लर्क जो है काम का रूट डिसाइड करता है, सीक्वेंस डिसाइड करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट के ऊपर नजर रखता है, शीट बनाता है। शॉप डिसिप्लिनेरियन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है फॉलो करेगा, करवाएगा। ठीक है जी, ओके। सर गैंग बॉस मशीन्स एंड टूल्स को जो है रेडी रखेगा ऑपरेशन के लिए, रेडी फॉर ऑपरेशन। स्पीड बॉस टाइमली एंड एक्यूरेटली काम को कंप्लीट करता है। रिपेयर बॉस इंश्योर करता है प्रॉपर वर्किंग। ठीक है जी। एंड इंस्पेक्टर जो है क्वालिटी वगैरह चेक करता है। ठीक है, ओके। चलिए अब सर अगले अगले टेक्निक पे आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सर स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि आपने पेप्सी पी होगी, कोल्ड ड्रिंक पी होगी, है ना, चिप्स खाए होंगे, बर्गर खाया होगा मैगडी का, लेकिन कभी टेस्ट चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने क्वालिटी का, क्वांटिटी का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सर बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस का हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। सर क्वालिटी का, क्वांटिटी का हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। अब इस क्वालिटी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए हमें, देखो ये रहा ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हमें वैल्यूज फिक्स करनी पड़ेंगी, है ना। हमें रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, मेथड्स का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा।
है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी का को प्राप्त करने के लिए रॉ मटेरियल, मेथड्स, प्रोसेसेस, इक्विपमेंट्स, इनपुट्स, इन सब का स्टैंडर्ड सेट करना। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड को सेट करने के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। और एक कीवर्ड ध्यान रखना है बाल को, इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी। सर इंटरचेंजेबिलिटी क्या कहती है, एक चीज को दूसरे चीज से इंटरचेंज करने के लिए, डॉलर को रुपया से इंटरचेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हाँ जी, डॉलर को रुपये से इंटरचेंज करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ठीक है, डन है, क्लियर है क्या, ठीक है, डन है, क्लियर है क्या। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, काम को सिंपल करना, काम को सिंपल बनाना, फालतू की वैरायटी साइजेस को हटाना, है ना। तो फालतू के वैरायटी, फालतू के साइजेस को हटाकर मेन प्रोडक्ट पे फोकस करने को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, सर पहले शर्ट के साइज चलते थे 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44। अब क्या चलते हैं सर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। फालतू की वैरायटी हटा दी, काम को सिंपल कर दिया, है ना। तो एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग unnecessary variety, sizes and grades of the product is known as simplification, है ना। ओके है, चलिए अब आते हैं मेथड स्टडी। सर हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, ठीक है जी। हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, वो बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए, उसको फाइंड आउट करने की स्टडी को क्या बोलते हैं सर, मेथड स्टडी बोलते हैं, है ना। द स्टडी ऑफ फाइंडिंग आउट द बेस्ट मेथड, द स्टडी ऑफ फाइंडिंग आउट द बेस्ट मेथड। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अनुसार, है ना, हर काम को करने का जो एक बेस्ट मेथड होता है, हमें उस बेस्ट मेथड को ढूंढना है। ठीक है जी, उस बेस्ट मेथड को यूज करना है मशीन्स, मटेरियल्स, मैन पावर और कैपिटल पे, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ठीक है जी, डन है जी। अब आ जाओ सर मोशन स्टडी। देखो मोशन स्टडी क्या होती है, अब जैसे मान लो अब ये काम को कर रहा है, ये गाड़ी को, उसको टूल चाहिए, है ना, कुछ खोलना है, यहां पर कुछ चीजें खोलनी है। तो अब यहां से इतनी दूर जा रहा है, यहां से उठा रहा है, फिर जा रहा है। सर ये अननेसेसरी मोशन हो गया। लेकिन अगर ये चीज इसके बगल में ही रख दें, यहां से तुरंत उठा के रखे जा रहा है, तुरंत उठा के करे जा रहा है ना, तो यहां तक नहीं आना पड़ रहा, इतना लंबा मोशन नहीं होगा, कम मोशन होगा। तो फालतू के मोशन को हटाकर, टाइम को बचाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को मोशन स्टडी कहते हैं। ठीक है जी, ओके। द स्टडी ऑफ फाइंडिंग आउट द बेस्ट मोशन, द स्टडी ऑफ फाइंडिंग आउट द बेस्ट मोशन। मोशन मतलब स्पीड, डायरेक्शन, लिफ्टिंग, पुलिंग ऑब्जेक्ट्स, इन सबको मोशन बोलते हैं। तो क्या बेस्ट मोशन होगा काम को करने का, कि कम से कम एफर्ट्स लगे, टाइम बचे, काम पूरा हो जाए, ना कि बहुत ज्यादा यहां से यहां से यहां जाना पड़े। ठीक है जी, नेक्स्ट है मेरे भाई टाइम स्टडी। देखो हर काम को करने का, ठीक है भैया, तो देखो टाइम से काम करना है, टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए मिनिमम टाइम में। तो भैया द स्टडी ऑफ फाइंडिंग आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट द टास्क इज नोन एज टाइम स्टडी। ठीक है, ओके। द स्टडी ऑफ फाइंडिंग आउट द स्टडी ऑफ फाइंडिंग आउट द स्टैंडर्ड टाइम, है ना। सर वो स्टडी जिसके थ्रू स्टैंडर्ड टाइम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, दैट स्टडी इज नोन एज टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडी रेफर्स टू टेक्निक, वो टेक्निक है भैया टाइम स्टडी जिसको यूज कर रहे हैं भैया किसके लिए, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कमैन। ठीक है, एग्जाम्पल भैया जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि यार ये 20 मिनट लग रहे हैं,
है ना, क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड टाइम जो है 20 मिनट लिया जा रहा है एक कार्ड बॉक्स को बनाने में। इफ इट मींस दैट वर्कर कैन टेक 3 बॉक्सेस इन 1 आवर, सर 1 घंटे में जो है ना वो 3 बॉक्स, मतलब भाई अगर एक बॉक्स को बनाने में 3 मतलब 20 मिनट लग रहे हैं, है ना, तो 20 या 60, 1 घंटे में 3 बॉक्स बनेंगे, और 7 घंटे में भैया क्या बनेंगे जी, 21 बॉक्स बनेंगे। 8 घंटे की शिफ्ट ही होती है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क अ वर्कर हैज टू डू, मतलब कि स्टैंडर्ड टास्क को फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है कि भैया 7-8 घंटे की ड्यूटी है अगर आपकी, ठीक है जी, तो आपका कम से कम 21 बॉक्स तो बनने चाहिए। आया समझ में? ठीक है जी, ओके जी, आ जाओ सर। फैटिग स्टडी, जब एम्प्लॉय स्टार्टिंग में आता है बड़ा डेडिकेटेड रहता है, स्टेमिना हाई रहता है, थोड़े टाइम बाद भैया थकान हो जाती है, थोड़े टाइम बाद फिर से और थकान हो जाती है, तो काम के दौरान रेस्ट इंटरवल्स मिलते रहने चाहिए ताकि दोबारा से स्टेमिना रीगेन कर सकें। तो कितनी देर बाद कितनी देर का रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, इसकी स्टडी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, फैटिग स्टडी। ठीक है जी, द स्टडी ऑफ फाइंडिंग आउट द रेस्ट इंटरवल्स। सर काम के दौरान कितनी देर बाद कितनी देर का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, इसको फाइंड आउट करने की स्टडी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, फैटिग स्टडी बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। भाई देखो हमारी कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो टारगेट्स को पूरा करते हैं, एक वो जो टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते। जो टारगेट्स को पूरा करते हैं गाइस उनको बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं गाइस एफिशिएंट एम्प्लॉइज, और जो टारगेट को पूरा नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। अब गाइस इस टेक्निक के थ्रू, द टेक्निक इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के थ्रू ये कहा जाता है एफिशिएंट एम्प्लॉइज शुड बी पेड मोर एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज शुड बी पेड लेस, शुड बी पेड लेस। सो एफिशिएंट एम्प्लॉइज को ज्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को कम पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है जी, यही इस प्रिंसिपल का मतलब है कि यार जो टारगेट को पूरा कर रहा है, जो हार्डवर्क कर रहा है, जो अपने जो भी काम दिया गया उसको कंप्लीट कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको मोटिवेट करने के लिए हमें उसे 2-4 रुपए फालतू के रेट के हिसाब से देना है। और जो एम्प्लॉय टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है, काम पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको मोटिवेट करने के लिए, ये रियलाइज करने के लिए कि अगली बार वो हार्डवर्क ज्यादा करे, उसको कम पैसे मिलने चाहिए। ठीक है जी, ओके जी, डन है जी। तो भैया ये थे हमारे सारे टेक्निक्स, 7 टेक्निक्स हमने पढ़ी। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब बात करते हैं सर फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो टोटल 7 फीचर्स बाल को आपको दिख रहे होंगे। पहला क्या है सर, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो यार जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, उनको आप किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करवा सकते हैं, किसी भी तरह के बिजनेस में, किसी भी तरह के साइज में आप जो है इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करवा सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल, लार्ज, बिजनेस, नॉन बिजनेस, हर जगह ये एप्लीकेबल है, इसलिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। देखो यार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, जनरल गाइडलाइंस आप प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक और स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते। मतलब किस सिचुएशन में, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो रोहित, जैसे मान लो आपका नाम रोहित है, तो रोहित को कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उस प्रिंसिपल्स में ये नहीं लिखा। उस प्रिंसिपल में लोगों को उस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना चाहिए वो लिखा होता है। तो मतलब कि जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना, रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, बने बनाए सॉल्यूशंस नहीं है, आपको बनाने की, सॉल्यूशन बनाने की रेसिपी बता रखी है।
सॉल्यूशन खुद बनाना है भाई, ठीक है। अगला है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी प्रिंसिपल्स बाल को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रैक्टिस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेवलप किए गए हैं। सो दीज प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल्स है ना यार, जो भी प्रिंसिपल्स वो फ्लेक्सिबल है, जिनको हम सिचुएशन, एनवायरमेंट और बिहेवियर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। तो यहां पर लिखा है ना, कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड। जो प्रिंसिपल्स है बाल को, उनको अडॉप्ट और मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डिमांड, टाइम, है ना। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। देखो यार, प्रिंसिपल्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर तो अनसर्टेन है ना, फिक्स्ड नहीं है, तो काफी डिफिकल्टी आती है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में, ये बात ध्यान रखना। प्रिंसिपल्स का एम क्या है सर? इन्फ्लुएंस करना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को, और बिहेवियरल जो है अब चेंज होता रहता है, हर एक इंसान का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है, तो काफी डिफिकल्टी आती है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में, ये बात ध्यान रखना। अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पढ़े थे 14 के 14 प्रिंसिपल्स के, क्योंकि मुझे पता था डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो टाइम पे गोल अचीव होगा, अगर डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो स्पेशलाइजेशन होगा, तो डिवीजन ऑफ वर्क कॉज, स्पेशलाइजेशन इफेक्ट, टाइम पे गोल अचीव होना इफेक्ट, सर कॉज डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर जो है बेस्ड होते हैं, ताकि वो सिमिलर सिचुएशंस में यूज किए जा सके, दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशंस। नेक्स्ट कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है मेरे भाई डिपेंडेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना वो डिपेंडेंट है, मतलब वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन क्या चल रही है, एनवायरनमेंट कैसा है, बिहेवियर कैसा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कैप्सूल्स ऑफ सिलेक्टेड मैनेजमेंट विजडम टू बी यूज्ड केयरफुली एंड डिस्क्रीटली। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो दवाइयां हैं, वो कैप्सूल्स हैं जिनको आपको सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना है, जिसको जैसी बीमारी वैसा कैप्सूल, ठीक है जी। ओके, तो बड़ा सोच समझ के दिमाग के थ्रू आपको ये प्रिंसिपल्स यूज करने हैं, ठीक है। ज्यादा इंपैक्ट चाहिए तो ज्यादा तगड़े तरीके से यूज करो, कम इंपैक्ट चाहिए तो 100 mg दे दो, ज्यादा इंपैक्ट चाहिए 500 mg दे दो, 600 mg दे दो, है ना। ओके, तो बड़े ये कैप्सूल्स हैं जिनको बड़े ढंग से आपको यूज करना है, वाइजली और डिस्क्रीटली आपको यूज करना है। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंस। प्रिंसिपल्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है मेरे भाई? तो टोटल 6 इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, सिग्निफिकेंस जो है वो 6 है टोटल। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को पहले ही बता देते हैं कि रियलिटी में क्या होने वाला है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पहले ही बता देंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क करोगे स्पेशलाइजेशन होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे तो बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है जी। ओके, डिसिप्लिन करोगे तो कमिटमेंट्स पूरे होंगे। रियलिटी में क्या होगा प्रिंसिपल आपको पहले ही बता देते हैं, तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। नेक्स्ट, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को अच्छा करने में हेल्प करता है। साइंटिफिक डिसीजन, प्रिंसिपल्स की हेल्प के थ्रू लिया गया डिसीजन काफी साइंटिफिक है, काफी ऑथेंटिक है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। तो डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटकम, ठीक है जी। टेस्टेड रिजल्ट, टेस्टेड आउटकम, एंड दीज डिसीजंस आर कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजंस। सब प्रिंसिपल्स आपको एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का सामना करने में, मीट करने में भी हेल्प करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर टू मीट द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर जो जो भी आपको करना है, उन चेंजेस का भी सामना करने में आपकी प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स लाइक फेयर रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फेयर रेम्युनरेशन देना सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सर इक्विटी मेंटेन करना सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल एजुकेशन में होता है, हो रहा है सर, पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हो रहा है सर। कल को मैनेजर बनोगे, किसी कंपनी में जाओगे तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे, ट्रेनिंग दी जाएगी इन प्रिंसिपल्स के ऊपर,
और हम पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर रिसर्च भी होती रहती है। सो दीज प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी। तो भाई साहब, आपको जो नोट्स हैं वो विश्वास बैच में मिलेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, हमारा चैप्टर यहां पर खत्म होता है, ये नोट्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये स्कैन करना है आपको, हमारे ऐप पे जाना है। ठीक है जी, पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12 का व्हाट्सअप जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आजकल टेलीग्राम थोड़ा सा देख ही रहे हैं आप लोग, है ना। ओके, तो व्हाट्सअप चैनल सब बच्चे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहीं पर ही सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहां पर बालको चैप्टर नंबर 2 का डिटेल्ड वन शॉट खत्म होता है। ठीक है, ओके, और जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे वो कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो बालको बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगा, ये प्रॉमिस के साथ, आज के सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, लव यू ऑल।